यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि इसका यहाँ पर टेस्ट नंबर 7वां रहेगा, 7 नंबर टेस्ट है जो भी यहाँ पर कल हुआ है। जैसे कि यहाँ पर जो डेट थी 21 दिसंबर, ठीक है, तो कल यहाँ पर पेपर हुआ है 21 को। और उससे पहले मैं बताया था आपको कि वो 14 तारीख को था 14 वाला, और वो टेस्ट नंबर 6 था। और यहाँ पर टेस्ट नंबर 7 है, अभी यहाँ पर 21 तारीख को हुआ है। अगला पेपर जो होगा टेस्ट नंबर 8 आएगा, वो आएगा 21 और 7 28 तारीख को आएगा वो, ठीक है। हर 7 दिन बाद आपको यहाँ पे पेपर हर सैटरडे को होता है, तो हर संडे पेपर आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। लेकिन जो मंडे को मैं आपको यहाँ से या ट्यूजडे को पूरा कवर कराऊंगा, लेकिन आज यहाँ पे मैं मंडे को करा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो इकोनॉमिक के क्वेश्चन 75 इसमें, करंट अफेयर्स के यहाँ पर 25 क्वेश्चन दे रखे हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद लेके आएंगे टेस्ट नंबर जो हम लोग का छूटा था, कौन सा, 17 नंबर विजन है इसका, ठीक है। टेस्ट नंबर 17 अपलोड करेंगे 1 से 2 बजे के बीच में, राइट, या 3 बजे के बीच में, जैसा रहेगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं यहाँ से कैसे हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पीएम सेतु योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य द्वारा 5 वर्ष की जो अवधि होती है उसके हेतु समान वित्तीय साझेदारी साझा करना शामिल होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका जो रहेगा, ये जो पहली बात है इसकी पहली बात इसकी गलत होगी यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इस योजना में कुल परिव्यय जो था 60,000 रुपये, 60,000 करोड़ रुपए बोल सकते हो, ठीक है, 60,000 करोड़ का यहाँ पर था। और जिसमें यहाँ पर केंद्र सरकार का हिस्सा 30,000 करोड़ था, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो बचेगा 20 करेगी, और उसके बाद 10 रहेगा जो वो उद्योग योगदान है वो यहाँ पर देंगे 5 वर्षों की अवधि के लिए, ठीक है। तो यहाँ से पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, ये योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट है। तीसरी बात है, पीएम सेतु के प्रमुख उद्देश्यों में से एक हब एंड स्पोक मॉडल यहाँ पर उपयोग करने को लेकर IITI का आधुनिकीकरण करना। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 2 और 3 करेक्ट है, 2 बातें सही है, बी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 के बारे में विचार करना है। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट से उसके बारे में जो अभी क्राइम होते हैं उसको लेकर के रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई है 2023। देखो हर ये जो रिपोर्ट होती है जैसे 25 चल रहा है, ठीक है, तो ये 24 वाली जो रिपोर्ट है 23 मतलब 23 में रिपोर्ट जो दे रहा है, ये 23 लिखा है, ये जितना भी यहाँ पर हुआ है कि 23 के जितने आंकड़े थे वो सब यहाँ पर पूरे करेगा। और जो 24-25 के आंकड़े हैं वो आपको यहाँ पर देगा 26 में देगा, है ना, 25 लास्ट है कि 26 अभी जो आने वाली है वो रिपोर्ट देगा। तो यहाँ से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले की रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत करता है। ये देखते हैं इसमें महिलाओं और बच्चों के यहाँ पर विरुद्ध अपराधों की जांच वृद्धि देखी जाती है, वही हत्या, बलात्कार और दहेज जो हत्या जैसे यहाँ पर अपराधों के लिए इसमें विपरीत प्रवृत्ति दर्ज की गई है। सेकंड बात क्या होगी, पहली जो स्टेटमेंट है सेकंड क्वेश्चन का यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विरुद्ध अपराधों में वृद्धि का रुझान देखा गया इसमें। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है, पहली वाली बात भी करेक्ट थी, दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट है। क्राइम इंडिया जो इंडिया रिपोर्ट है 2023 की, इसको लेकर के इसमें महिलाओं में विरुद्ध जो अपराध था उसमें 0.7% की वृद्धि हुई। आप लिख सकते हो महिलाओं के जो अपराध है उसको लेकर के 0.7 की वृद्धि हुई है, बच्चों के विरुद्ध अपराध को लेकर 9.2 की वृद्धि हुई है, ठीक है। और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध यहाँ पर 0.4% की वृद्धि हुई है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 28.8% की तीव्र वृद्धि देखी गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। आपसे बोलेगा इनमें से कि जो अनुसूचित जाति है इसमें से सबसे ज़्यादा अपराधों की वृद्धि देखी गई, जबकि गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए देखी गई कितनी, 28%, राइट। तो ये कुछ डेटा आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा, सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर है, भारत में केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में विचार करना है। प्रथम केंद्रीय वेतन आयोग स्वतंत्रता से पूर्व गठित किया गया था। क्या होगा, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, CPC के प्राधिकार क्षेत्र में रक्षा कार्मिकों सहित यहाँ पर केंद्र सरकार की जो कार्मिक के वेतन होते हैं और पेंशन होते हैं, सेवा शर्तें होती है, उसका निरीक्षण करना शामिल होता है। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, CPC की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन का दायित्व वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग पर होता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर वित्त जो व्यय विभाग होता है ये केंद्र सरकार के सार्वजनिक वित्तीय जो प्रबंधन ढांचे हैं उसके राज्यों के वित्त से संबंधित विषयों की निगरानी हेतु निकाय के रूप में काम करता है। इससे वित्त आयोग तथा केंद्रीय वेतन आयोग की संस्थाओं के क्रियान्वयन, लेखा परीक्षण और उनकी जो टिप्पणी होती है उसकी समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार के खातों को संकलन करने का यहाँ पर दायित्व सौंपा गया है, ठीक है। तो ऐसी तीसरी बात गलत हो जाएगी। ये बोला है कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इसका राजस्व व्यय आएगा, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी इसमें।
क्योंकि यहाँ पर ये इसे वित्त आयोग तथा केंद्रीय वेतन आयोग था उसके अनुसार में द्वारा यहाँ पर किया गया था इसको। तीसरी बात गलत है। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? ये बात सही है। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2026 से 28 का यहाँ पर चक्र इस परिषद में भारत के 7वें कार्यकाल का घोतक है। पहली बात। चौथे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? आंसर करेक्ट है। सेकंड, इसमें एशिया प्रशांत समूह या अफ्रीकी समूह के पास सर्वाधिक सीटें देखी गई हैं। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो अफ्रीकी राष्ट्र है इसमें 13, एशिया प्रशांत राष्ट्र में 13 सीटें यहाँ पर देखी गई है। ठीक है, और पूरी यूरोप में 6। राइट, तो यहाँ से क्या होगा? पहली बात यहाँ से सही थी, दूसरी बात भी यहाँ से सही है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है यूएनएचआरसी में कुल 47 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसमें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 वर्ष की जो अवधि है उसके लिए यहाँ पर इसको निर्वाचित किया जाता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से जो रहेगी ये भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट हैं। चौथे का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5वां बोला है कफाला प्रणाली के संबंध में विचार करना है। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार प्रायः स्थानीय व्यक्तियों या फर्मों का प्रयोजन अनुमति प्रदान करती है, जिससे वे विदेशी श्रमिकों को नियोजित कर सकें। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सेकंड बात, ये केवल खाड़ी सहयोग परिषद जो होती है जीसीसी उसके 6 देशों को ही प्रचलित है, 6 देशों में ही प्रचलित है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर कफाला का प्रयोजन प्रवासी श्रमिकों के उनके जो स्थानीय प्रायोजक हैं जो आमतौर पर उनका नियुक्ता होता है उसके भी संबंध को विमित करती है। ये प्रणाली खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इसके साथ यहाँ पर जॉर्डन और लेबनान भी प्रचलित है। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार स्थानीय व्यक्तियों की कंपनियों और विदेशी जो श्रमिक है उसको नियुक्त करने का प्रयोजन को अनुमति प्रदान करती है। तो ये सब याद रखना है। सेकंड बात गलत है, ओनली 1 करेक्ट है। यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सही अनुक्रम होगा? आंसर हो जाएगा 6 का करेक्ट आंसर यहाँ से फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर। यहाँ से बी जो स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 7वां है, लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट और परफॉर्मेंस शील्ड पहल हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? 7वें का आंसर हो जाएगा ये शुरू की गई है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्वेश्चन 8 है, इसमें बोले स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स के तहत यहाँ पर राज्यों का आकलन गैर कोयला खनिज विकास संबंधी जो विभिन्न मानदंड है इस पर किया जाता है। इससे संबंधित निम्नलिखित मानदंड पर विचार करना है। देखते हैं, इसमें बोला पहला नीलामी प्रदर्शन, खदान परिचालन, अन्वेषण प्रबल, धारणी खनन प्रथाएं। इनमें से कितने मानदंड हैं जो सिमरी SMRI मूल्य मूल्यांकन ढांचे का शामिल किए जाएंगे इसके तहत? सिमरी मतलब स्टेट माइनिंग जो रेडनेस इंडेक्स है इसमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का, ये सभी यहाँ पर क्या होंगे? शामिल किए जाएंगे। डी यहाँ से सही आंसर होगा। इस ढांचे के अंतर्गत राज्यों को उनके खनिज संसाधन के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि एक श्रेणी होती है ए, एक होती है बी और एक होती है सी। ए नंबर में क्या है? इसमें रखा जाएगा समय जो खनिज के समृद्ध राज्य होते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, वो यहाँ पर उच्चतम रैंक प्राप्त करेंगे। सेकंड बी में इसमें गोवा, उत्तर प्रदेश, असम यहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया इनको। सी में पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा अपने समूह के नेतृत्व में करे जाएंगे। तो यह इस तीनों याद रखना। आपसे बोलेगा कि श्रेणी ए और बी के तहत यहाँ पर जो होगा ये खनिज समृद्ध राज्य रखे जाते हैं, जबकि गलत है क्योंकि खनिज समृद्ध राज्य सिर्फ आपके ए में रखे जाते हैं। राइट, ऐसे करके क्वेश्चन घुमाएगा आपको। ठीक है, तो याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों मेरा SAIME मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का यहाँ से ये संबंधित है मैंग्रोव संरक्षण और जली जो यहाँ पर कृषि आजीविका के साथ यहाँ पर एकीकृत करने का समुदाय का आधारित मॉडल। बी यहाँ से क्या होगा? 9वें का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर यूपी PCS का 2026 का प्रीलिम्स वाला नोटिफिकेशन भी आना है। शायद फरवरी लास्ट तक नोटिफिकेशन आएगा और जुलाई के फर्स्ट वीक में उसका एग्जाम भी होना है। तो देखो यहाँ से आपका मई में भी जो एग्जाम होना है UPSC को रहा है। ठीक है, 24 मई को। साथ ही देखो ऐसे तैयारी करो कि जो में जैसे मैं क्वेश्चन बताया मैंने कि खनिज समृद्ध राज्य किस श्रेणी में आएंगे, एक श्रेणी में आएंगे, तो वो क्वेश्चन आपको यूपी PCS में घुमा सकता है पूछ के। ठीक है, तो ऐसे पढ़ो कि आपको यूपी PCS तक ये सब चीज़ काम आ जाए। यानी कि आप अभी पढ़ रहे हो फिर यूपी PCS का टेस्ट लगाओगे फिर इसका नहीं, अभी करते जा रहे हो तो पूरा
स्टैटिक चीज़ें इसी में कहते हैं, इसलिए कहता हूँ A4 पेपर लेके बैठो और यहाँ पे चीज़ों को लिखते रहो और बाद में इस चीज़ों को भी आप रिवीजन करो, और जब UPPSC टेस्ट होगा तो आप 1-2 टेस्ट, 10 टेस्ट, 12 टेस्ट आप इसको भी कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा बोझ नहीं पड़ेगा उसमें, राइट। इस लेवल से आपको पढ़ना है, यानी कि आप UPSC पढ़ रहे हो तो ठीक है, UPSC पढ़ रहे हो, UPSC ही देना है, या फिर जो भी स्टेट से आप हो उस स्टेट का PCS दे रहा हूँ, ऐसा पढ़ सकते हो, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन UNCTAD के तहत यहाँ पर शुरू की गई जो सिविल फोरम है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक इसका उद्देश्य होगा। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर से संप्रभु ऋण सुधार और वार्ता पर कार्रवाई के लिए यहाँ पर एक समावेशी रूप में मंच तैयार करना और इसकी भूमिका को निभाना। डी आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सिविल फोरम ऑन डेब्ट जो है ये 22 अक्टूबर 2025 को जिनेवा में अंक जो 16 है उसके अवसर पर लॉन्च किया गया था। पिछले मंथ की बात है, ठीक है, पिछले से पिछले अक्टूबर की बात कर रही है। तो यहाँ से क्या होगा 10वें का डी यहाँ से सही आंसर होगा। इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेता हूँ, अगर रहता तो मैं आपको बताता हूँ। स्टेट PCS या फिर आपका जो UPSC इसके लिए भी इसमें और कुछ खास नहीं दिख रहा है पॉइंट, इतने आपको पढ़ना है इसका, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 के संबंध में विचार करना है। विश्व का वन क्षेत्र वैश्विक भूमि सतह का लगभग 1/3 जो यहाँ पर प्रति व्यक्ति लगभग 0.5 हेक्टेयर के बराबर होगा। पहली बात 11वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से ये जो 11वें की पहली बात है करेक्ट है। सेकेंड, भारत में विश्व के कुल वन क्षेत्र का लगभग 2% हिस्सा होता है, ये 2% हिस्सा है। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वैश्विक स्तर पर भारत अपने पास लगभग 72,739, ठीक है, 72,739 यहाँ पर जो हेक्टेयर वन क्षेत्र है जो विश्व के कुल वन क्षेत्र का लगभग 2% है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात है, विश्व के कुल वन क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा अफ्रीका, इसके बाद यूरोप का स्थान आता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत हो जाएगी, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैश्विक स्तर पर यूरोप के पास कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सा है, कितना 25% है यूरोप के पास, राइट। जबकि यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में भूमि क्षेत्र के सापेक्ष वनावरण सर्वाधिक अनुपात 49% दर्ज किया गया, और विशेष रूप से विश्व के कुल वनों में 54% केवल यहाँ पर 5 देशों में, जैसे कि रूस, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें होगा और चीन में होगा, ठीक है। तो तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए। क्वेश्चन 12, आयुसियन स्पीसीज जो यहाँ पर है उसके यहाँ पर सर्वाइकल कमीशन जो है उसके संबंध में विचार करना है। सर्वाइवल है, ठीक है। पहला एसएससी मतलब यहाँ पर लिखा है क्या इसका फुल फॉर्म, मतलब यहाँ पर स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, ठीक है। ये बोला है कि इसकी मुख्य यहाँ पर जो भूमिका होती है कि प्रजाति का संरक्षण के साथ साथ यहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं होती हैं और मानव आजीविका है उसके यहाँ पर योगदान के संबंधित प्रमुख जानकारी आयुसियन को उपलब्ध कराना होता है। पहली बात 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहला कथन सही है। सेकंड बात है, विवेक मेनन इस कमीशन के 75 वर्षों के इतिहास में अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाले पहले एशियाई हैं। सेकंड बात जो रहेगी 12वें नंबर की, ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है, आंसर क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 अमेजन क्षेत्र के संबंध में फ्लाइंग रिवर्स किससे संबंधित होगा। फ्लाइंग जो रिवर्स है ये किससे संबंधित होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है विस्तृत वायुमंडलीय धाराएं जिनसे क्या होता है मुख्यतः अमेजन क्षेत्र वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न आर्द्रता का संचरण होता है। ए स्टेटमेंट यहाँ से 13 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14 है, 14 बोले हाल ही में परीक्षण किए गए यहाँ पर जो पोसीडॉन सिस्टम का सबसे सटीक वर्णन कौन करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रूस ने भी यहाँ पर क्या परमाणु जो क्षमता युक्त यहाँ पर परमाणु संचालित जो अंडर वाटर यहाँ पर ड्रोन का यहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये वर्ष 2018 में प्रथम बार परीक्षण किए गए सिस्टम को लेकर 2 मेगाटन तक यहाँ पर परमाणु वारहेड ले जाने की क्षमता थी, इसको एक लेकर के 1 किलोमीटर से अधिक गहराई का संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था तथा यहाँ पर ये लगभग 70 नॉट्स की यहाँ पर गति प्राप्त कर सकता है। साथ ही यहाँ पर इसका पता लगाना भी अत्यंत कठिन है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 14 का बी स्टेटमेंट एक न्यूक्लियर क्षमता वाला एक अंडर वाटर ड्रोन होगा, ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है, ये मिला है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्रिया पर दिया गया था, ठीक है, पहली बात इसको लेकर सही है। सेकेंड बात है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 भौतिकी यहाँ पर किसे मिला था, भौतिकी किसको लेकर मिला था, ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिज्म
टनलिंग के लिए दिया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, ठीक है, पहली बात सही है और दूसरी बात भी सही है। तीसरा, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ये बात यहाँ से गलत हो सकती है। किसे मिला था? ये कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिवाइस के लिए दिया गया था। ये बात गलत है तीसरी वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन या जो नोबेल पुरस्कार है वर्ष 2025 में मैरी ई ब्रंका, फ्रेड राम्सडेल और यहाँ पर सिमोन सकागुची, इनको परिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित के लिए यहाँ पर दिया गया था, ना कि कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन करने के लिए। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 2 बात सही है। बी यहाँ से आंसर होगा 15 का। 16 नंबर है 16, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, ये किससे संबंधित है आपको बताना है। देखो जो विज्ञान रत्न है ये क्या है? विज्ञान जो रत्न है ये आपका होता है 16 नंबर है ना। हाँ देखो, विज्ञान रत्न जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किया था। एक तो विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम, है ना, ये 4 होते हैं। तो इनमें से देखो जो विज्ञान यहाँ पर बोला है विज्ञान रत्न पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आजीवन जो यहाँ पर उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर दिया था। ये क्या बोला है? किसी क्षेत्र में विशिष्ट है तो गलत हो जाएगा। विज्ञान श्री क्या होता है? विज्ञान श्री होता है कि इस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार होता है। इसका यहाँ पर होना चाहिए था आंसर, है ना, पहले वाले में। तो यहाँ भी एक बात गलत हो गई है। तीसरी बात है विज्ञान युवा क्या होता है? विज्ञान युवा 45 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिक को उत्कृष्ट योगदान के लिए यहाँ पर दिया जाता है। ये बोला है कि क्या 35 वर्ष, है ना, गलत हो जाएगा। तीनों बातें यहाँ से गलत है, ठीक है। अब मैंने और कौन सी बताई थी? विज्ञान टीम भी बताया था, है ना। तो विज्ञान टीम में क्या होगा? विज्ञान टीम जो है इसको लेकर के हो जाएगा। यहाँ पे दे नहीं रखा है, वैसे 3 दे रखे हैं, तीनों गलत हैं। आप ये नोट कर लोगे। विज्ञान जो टीम है इसको लेकर के आप पुरस्कार प्रति 3 वर्ष में ये इससे अधिक वैज्ञानिकों की शोध करता हूँ। जैसे मान लो आपने कोई शोध किया है जो 4 साल पुराना है तो वो भी आप उसमें भी मिल सकेगा, या 3 साल पुराना है तो उसमें भी, मतलब कम से कम प्रति वर्ष यहाँ पर 3 वर्ष पुराना होना चाहिए और ये प्रति वर्ष आपको दिया जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक के अधिक शोध करता हूँ या नव प्रवर्तन टीम को लेकर के प्रदान किया जाता है, राइट। प्रति वर्ष दिया जाएगा और कम से कम आपने वो जो शोध किया है या जो आपने उसका खोज या फिर कुछ निकाला है तो कम से कम वो 3 साल पुराना ऐसा कुछ होना चाहिए ये, ठीक है। या इससे अधिक हो सकता है। मान लो तुमने 4 साल पहले कोई खोज निकाला तो उसको लेकर के आपको पुरस्कार मिल सकता है, राइट, ऐसा। तो आंसर क्या होगा? तीनों बातें गलत है। आंसर हो जाएगा इससे सही से मिले तो यहाँ पर कोई नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में खबरों में रही वी राइज पहल मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? यह आंसर हो जाएगा 17 का ए। वी राइज पहल व्यापार सुगमता और मार्गदर्शन के माध्यम से महिला उद्यमी को वैश्विक यहाँ पर स्तर पर अपने व्यवसाय के विस्तार को सहायता करना था, ठीक है। ए यहाँ से क्या होगा? 17 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18, एबेल पुरस्कार के संबंध में विचार करना है। यह पुरस्कार नॉर्वे सरकार की ओर से नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया एवं प्रशासित होता है। पहली बात, 18वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला कथन सही है। सेकंड, एबेल पुरस्कार 2025 बीज गणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में मौलिक योगदान के लिए मसाकी कशिवारा को प्रदान किया जाता है। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है, ठीक है। ये गणित में अग्रणी और यहाँ पर प्रवर्तनकारी योगदान को सम्मानित करता है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल 1802 में के टाइम पे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ था, ठीक है, जो कई गणितीय विषय को लेकर के अपने प्रभाव को जाने जाते हैं। दोनों बात करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है, फेयर से फुर्सत पहल के संबंध में विचार करना है। इस योजना के तहत डायनामिक हवाई किराया प्रदान किया जाता है जहां टिकट की कीमत मांग और बुकिंग के समय अनुसार यहाँ पर परिवर्तित होती रहती है। पहली बात, 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इस पहल के तहत अलायंस एयर एक ही निश्चित किराया प्रदान करेगी जो बुकिंग तिथि की परवाह किए बिना समान होगा, ठीक है, भले ही यात्रा टिकट के दिन ही खरीदा जाए। तो बात गलत हो जाएगा। सेकंड, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का कार्यान्वयन सरकारी स्वामित्व वाली जो क्षेत्रीय एयरलाइन है उसके अलायंस द्वारा पर एयर द्वारा किया जाएगा। सेकंड बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर बी। 20 नंबर 20 बोला है 22वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन के बारे में विचार करना है। कोलालमपुर में आयोजित शिखर सम्मेलन भारत ने वर्ष 2026 में एशियन भारत
पर्यटन को वर्ष घोषित किया था? पहली बात 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर नीली अर्थव्यवस्था, यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी जो थी उसके सहयोग में और सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में नामित किया गया था। तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने नालंदा विश्वविद्यालय में दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी 20 का सही आंसर है। 21 है, कॉमनवेल्थ को लेकर के क्वेश्चन है, गेम्स के विचार करना है। देखते हैं, भारत वर्ष 2030 तक कॉमनवेल्थ गेम के शताब्दी जो संस्करण की मेजबानी अहमदाबाद में करेगा। पहली बात 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है, पहला कथन सही है। सेकेंड, वर्ष 2026 में CWG मतलब कॉमनवेल्थ गेम है जो, उसके कार्यक्रम के अंतर्गत 30 से अधिक खेलों को शामिल किया जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है इसमें, क्योंकि यहाँ पर लागत कम करने के उपाय के कारण यहाँ पर 2026 में कॉमनवेल्थ गेम सबसे सीमित और प्रशंसकों में से एक होगा, जिसमें केवल 10 खेल ही शामिल होंगे, 30 से अधिक नहीं होंगे। गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 22, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस की शुरू की गई जो पहल है @ यहाँ पर 23/23, ठीक है, का भारत द्वारा यहाँ पर हाल ही में आयोजन किया गया था। इस नागरिकों को किस हेतु प्रोत्साहन करने की योजना पर केंद्रित होगा? आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ जो दिवस है, ये राष्ट्रव्यापी अभियान #23/23, ठीक है, इसके साथ पर मनाया जाएगा, जिसमें यहाँ पर लोगों को लेकर के हिम तेंदुआ को और उनकी जो संवेदनशील जो पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र है उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने को लेकर बताया जाएगा। ये दिवस वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण कार्यक्रम के लक्ष्यों को भारतीय प्रतिबद्धता है उसको उजागर करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 22 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 23 मिनट शारीरिक गतिविधि करना, ठीक है, दौड़ना, जैसे कि शारीरिक गतिविधि मतलब चलना, ठीक है, दौड़ना, साइकिल चलाना, योग करना, स्ट्रेचिंग करना, ये सब शामिल हो सकता है। आपसे बोलेगा 23 मिनट की अवधि को लेकर यहाँ पर जो दौड़ना है वो शामिल होगा, है ना, दौड़ना, जैसे यहाँ पर जो ये हिम तेंदुआ दौड़ता है ना उसको लेकर के ये बोलेगा कि यहाँ पर सिर्फ दौड़ना शामिल होगा। तो बात याद रखना है आपको, चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, योगा करना, ये जो स्ट्रेचिंग होता है वो करना, ये 23 मिनट शारीरिक गतिविधि इसको बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट SFF 2025 के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2023 में वन वित्त पोषण में सरकारों की तुलना में निजी क्षेत्र में निवेश का योगदान सबसे अधिक रहा था। पहली बात क्या होगी? 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2023 में सरकारों ने कुल वन वित्त पोषण का 91% हिस्सा प्रदान किया था, जिससे यहाँ पर वे अपने प्रमुख योगदानकर्ता बन गए थे, जिसमें से 96% यहाँ पर जो 75 अरब अमेरिकी डॉलर को लेकर के घरेलू जो बजट था उससे आया था, ठीक है, और सार्वजनिक वित्त का हिस्सा यहाँ पर 4% था, राइट। तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, वर्ष 2023 में भारत में सार्वजनिक जो अंतर्राष्ट्रीय वन वित्त के जो शीर्ष 15 प्राप्तकर्ताओं में शामिल था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई रिपोर्ट का पहला संस्करण होगा। तीसरी बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है अभी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 2 बातें सही है, 2 और 3, तो 23 का आंसर बी आंसर सही है। 24 आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए DRAVYA जो द्रव्य है, इसका पोर्टल का उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो आयुर्वेदिक सामग्री है उसके फॉर्मुलेशन का एक यहाँ पर डिजिटल डेटाबेस को तैयार करना, ठीक है, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। जो द्रव्य है, द्रव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द्रव पोर्टल क्या है? देखो, ये पोर्टल जो है ये आयुष को यहाँ पर डिजिटल रूपांतरण का एक महत्वपूर्ण कदम उठाएगा, जो भारत के लिए यहाँ पर जो पारंपरिक औषधि ज्ञान और यहाँ पर आधुनिक तकनीकी को नवाचार से जोड़ेगा। ये एक AI रेडी प्लेटफॉर्म है जिसे यहाँ पर आयुष ग्रिड और मंत्रालय को अन्य यहाँ पर पहलों को लेकर एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो 2 बातें आपको याद रखना है। 25 नंबर है, भारत टैक्सी पहल के बारे में विचार करना है। ये सरकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित होगी। ये सरकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित होगी। पहली बात 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से कथन पहला ये करेक्ट है। सेकेंड, इसे
इसे केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग है उसके तहत यहाँ पर विकसित किया गया, ताकि यहाँ पर सरकार द्वारा पर्यवेक्षक और टैक्सी सेवा प्रदान है वो की जा सके, जहाँ ड्राइवर का अपनी आय का पूर्ण समावेश यहाँ पर बना रहना चाहिए, ये शामिल होगा। तो क्या होगा, सेकेंड बात इसकी ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर यहाँ से 25 का सी। 26 नंबर है, भारत में बीमा जो प्रवृत्ति है उसके संबंध में विचार करना है। वित्त वर्ष 2023 में वित्त वर्ष 2024 के बीच यहाँ पर बीमा जो विस्तार है उसमें वृद्धिशील प्रवृत्ति देखी गई है। पहली बात, 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से या पहला कथन यहाँ से गलत होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वित्त वर्ष 2024 है उसमें भारत में बीमा क्षेत्र का विस्तार जारी रहा था, जिससे यहाँ पर कुल बीमा प्रीमियम 7% से बढ़कर करीब 7% से बढ़कर 11.2 लाख करोड़ हो गया था, ठीक है। बीमा पेट में सामान्य गिरावट के बावजूद यहाँ पर वृद्धि जो यहाँ पर वित्त वर्ष 2023 में 4% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 3.7% हो गई थी, ठीक है। याद रखना है, यही पॉइंट पूछा था, तो ये बात गलत हो गई। सेकेंड है, वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2024 के बीच बीमा सघनता में वृद्धि देखी गई थी। बीमा जो सघनता है उसमें क्या था, वृद्धि देखी गई थी, और जो प्रति व्यक्ति बीमा व्यय के उच्च स्तर को परिलक्षित करता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बीमा घनत्व वित्त वर्ष 2023 में 92 अमेरिकी डॉलर, यहाँ पर 92 अमेरिकी जो डॉलर है उससे बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 95 अमेरिकी डॉलर हो गया था, मतलब बढ़ा था, तो ये बात सही है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। 27 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वित्त वर्ष 11 से वित्त वर्ष 22 के बीच कुल ऋण में बैंकों की हिस्सेदारी में गिरावट की वृद्धि या प्रवृत्ति देखने को मिली है, जो कुल ऋण का लगभग 3/4 से घटकर 2/3 के नीचे आ गई है। पहली बात, 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड, वित्त वर्ष 24 में आईपीओ लिस्टिंग की संख्या के संबंध में भारत ने वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात सही है, दोनों बातें सही है, आंसर 27 का सी। 28 है, वर्ष 2023 में भारत के वस्त्र निर्यात के संबंध में विचार करना है। भारत के शीर्ष वस्त्र निर्यात में कपास और कपास आधारित जो उत्पादक है उसमें व्यापक भागीदारी देखी गई है। पहली बात, 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, भारत की वैश्विक परिधान बाजार हिस्सेदारी चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रमुख प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफ़ी कम रही है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारत के परिधान निर्यात में यूरोप और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त रूप से 50% से अधिक हिस्सेदारी रही है, ये भी बात सही है। तीनों बातें यहाँ से क्या है, करेक्ट है। 28 का आंसर डी। 29 है, एनएनपी में बाजार यहाँ पर जो मूल है उस पर निर्यात जो यहाँ पर समायोजन है उसके बारे में विचार करना है कि यहाँ पर इसके द्वारा कारक लागत पर राष्ट्रीय आय कैसे प्राप्त होती है। देखो आंसर हो जाएगा 29 का यहाँ से करेक्ट, ये अप्रत्यक्ष करों को घटाना और सब्सिडी को जोड़ना है ना, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। 29 का सी यहाँ से सही आंसर है। एनएनपी बराबर होता है एनएनपी इक्वल जीएनपी माइनस जो मूल ह्रास होता है, ठीक है, वो यहाँ पर इसमें किया जाएगा, आप निकल पाओगे इसको फिर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित घटकों पर विचार करना है। कौन कौन से घटक है, इसमें पहला बोल रहा है खाद्य उत्पाद, ठीक है, दूसरा ईंधन और ऊर्जा, तीसरा वस्त्र और फुटवेयर, चौथा विनिर्मित वस्तुएं। तो यह पूछा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में कोर मुद्रास्फीति मापते समय उपयुक्त में से कितने शामिल नहीं किए जाते हैं। कोर यहाँ पर जो मुद्रास्फीति मापते समय कितने यहाँ पर शामिल नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा, देखो कोर मुद्रास्फीति क्या है पहले यहाँ पर देख लेते हैं। कोर मुद्रास्फीति उस घटक को यहाँ पर दर्शाता है जिसमें यहाँ पर लंबे समय तक जारी रहने की संभावना होती है। इस प्रकार कोर मुद्रास्फीति की अंतर्निहित प्रवृत्ति को दर्शाती है, इसलिए यहाँ पर ये अधिक स्थिर होती है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ठीक है। तो क्या बोला था इसने कि यहाँ पर इस अधिक स्थिर होगी। अधिक स्थिर कौन होता है, देखो यहाँ पर खाद्य और ईंधन की जो कीमतें होती हैं, खाद्य और ईंधन की जो कीमतें होती हैं वो अत्यधिक अस्थिर होती हैं। हमने बात क्या की थी, स्थिर होना है ना, ज़्यादा तौर पर स्थिर होगा, वो क्या होगा कोर मुद्रास्फीति होगा। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि जो खाद्य और ईंधन होते हैं ये अत्यधिक अस्थिर होते हैं। खाद्य और ईंधन, यहाँ से इसको खाद्य और ईंधन को कट कर देते हैं क्योंकि अस्थिर है वो, खाद्य और ईंधन यह स्थिर हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें नहीं आएंगे, बच्चे वस्त्र और फुटवियर यहाँ पर इसमें शामिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। 2 बातें यहाँ से सही है, ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। देखो क्वेश्चन को इकोनॉमिक के क्वेश्चन को रटना नहीं है,
इकोनॉमी के क्वेश्चन को समझना जितने अच्छे तरीके से समझोगे उतना टाइम तक आपके माइंड में सेट रहेगा, ठीक है। ये तो नहीं कि आपको यूपीएससी देना है उसका तो कोई पेपर ही नहीं देना है। तो देखो अभी आप पढ़ लोगे तो ये चीज़ आपको बाद तक हेल्प करेगी जब तक आप पेपर यहाँ पर दोगे, ठीक है। तो ऐसा पढ़ना है, रटना कोई क्वेश्चन नहीं है आपको। क्वेश्चन 31 है, एंजल का नियम निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है। इसमें देखो पूछा था ऊपर वाले में कौन सा सही नहीं है ना, कितने शामिल, तो मैंने ऊपर बताया 2 शामिल नहीं थे, बाकी 2 शामिल है, ठीक है। अपने आप इसको देख सकते हो। इसमें एंजल का नियम के संबंध में किसके बीच में संबंध दर्शाएगा, आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर ये आय और व्यय, राइट। देखो यहाँ पर जो एंगल या एंजल का नियम है ये बोलता है कि यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर घरेलू आय बढ़ती है, राइट, भोजन और बिक्री पर खर्च होने का अनुमान घट जाता है, जिससे यहाँ पर शिक्षा, मनोरंजन, सुख सुविधाएं, जन सर्जन जैसी जो गैर खाद्य वस्तु है उस पर व्यय बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आय और व्यय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में जो उपयोग है उसके निम्नलिखित में से कितने उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 32 का। देखो एक तो यहाँ पर क्या जाएगा, आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को लेकर, महंगाई भत्ते का सूचकांकन, हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापन और राष्ट्रीय लेखाओं के लिए अपस्फीति कारक, चारों के लिए यहाँ पर क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा 32 का डी यहाँ से सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन है, रेपो दर में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर रेपो दर की वृद्धि होगी तो क्या होगा, देखो रेपो दर की अगर वृद्धि होती है इससे क्या होगा, गृह ऋण, ठीक है, वाहन जो ऋण है और व्यक्तिगत ऋण जैसे यहाँ पर जो लागतें हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। और इसमें उधारकर्ताओं के लिए समान मासिक किस्त ईएमआई बढ़ जाती है, ये बात हो जाएगी, ठीक है। और इसके विपरीत अगर रेपो दर हम कम करते हैं, यहाँ पर रेपो दर बढ़ा तो इसके क्या हुआ, ये हुआ कम, ठीक है। अगर रेपो दर कम की जाती है, राइट, कम की जाएगी तो क्या होगा, इससे बैंकों के लिए उधार की लागत कम हो जाती है, उधार की लागत कम हो जाएगी, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो ऋण है उसमें विस्तार होगा, ठीक है, उपभोग में विस्तार होगा, यहाँ भोग विस्तार हो जाएगा किसमें, जब ये कम होगी, ठीक है। उच्च निवेश होगा जब ये कम होगी तब, राइट। तो यहाँ पर ये बातें हो सकती हैं। और लेकिन जो वाणिज्यिक बैंक है उसमें उधार की लागत में कमी देखी जाएगी, यहाँ पर वृद्धि है, ठीक है। ये कब मैं गलत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं रेपो दर में कमी को बता रहा हूँ और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, रेपो दर वृद्धि, तो वृद्धि का पूछा है तो यहाँ से 1 और 2 इसका आंसर होगा। अगर पूछता रेपो दर में कमी को लेकर तो आप पॉइंट लिख सकते हो, उच्च उपभोग, उच्च निवेश और यहाँ पर वाणिज्यिक बैंकों की उधार लागत में कमी, ये 3 पॉइंट। लेकिन यहाँ पर वृद्धि बोला तो यहाँ भी ये चीज़ आपकी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात सही है, आंसर 1 2 करेक्ट है, बाकी 2 बातें उसके लिए रखी हैं और यहाँ पर अगर 1 पॉइंट और ऐड करते तो वाणिज्यिक बैंक की जो लागत में कमी कर सकते थे, ठीक है। तो 2 बातें करेक्ट है, बी आंसर सही है। 34 है, सीमांत स्थायी सुविधा के बारे में विचार करना है। सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूति पर भारतीय रिजर्व बैंक से 1 दिवसीय जो निधि है वो उधार प्राप्त कर सकती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, एमएसएफ की दर समानता रेपो दर से लगभग 100 आधारांक कम निर्धारित की जाती है ताकि यहाँ पर बैंकों को चलनिधि अभाव से उधार लेने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये गलत हो जाएगी, ठीक है, सेकेंड बात इसकी गलत है। आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बोला एमएसएफ की जो दर होती है समांतर रेपो दर के लगभग 100 आधारांक कम निर्धारित यहाँ पर की जाती है, तो ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर एमएसएफ जो इस प्रकार का उधार जो होता है ये अतिरोपित ब्याज एमएसएफ को दर कहा जाता है जो समांतर रेपो दर से लगभग 25 आधारांक जो होता है ये अधिक होता है, ठीक है, ना कि 100 आधारांक कम होता है। तो बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 करेक्ट है आंसर, ये बात इसकी सही है। क्वेश्चन 35 है, राष्ट्रीय लघु बचत कोष के बारे में विचार करना है। इसका विनियमन वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। पहली बात 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, एनएसएसएफ है ना, एनएसएसएफ का जो प्राथमिक उद्देश्य है लघु बचत लेन देन को भारत की संचित निधि से अलग करना। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, जहाँ पर लघु बचत कोष है, राष्ट्रीय लघु बचत कोष एनएसएसएफ व्यवस्था के तहत यहाँ पर लघु बचत का संपूर्ण सकल संग्रह प्रत्यक्ष रूप से केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूति में निवेश किया जाता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये गलत है क्योंकि यहाँ पर इस प्रणाली के अंतर्गत सभी लघु बचत जो संग्रह होते हैं इसमें जमा किए जाते हैं और प्राप्त निधि को यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार केंद्र और जो
राजहंस की सरकारों के लिए प्रतिभूति निवेश किया जाता है। और प्राप्त ब्याज निधि के यहाँ पर जो आय का स्रोत है, जबकि यहाँ पर वे लघु बचत के ग्राहकों को भुगतान प्रशासनिक लागत में शामिल होता है। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक बात सही हो जाएगी। पॉइंट से आपको समझना है क्या क्या बात यहाँ पर इसकी हो रही है, ठीक है, तब आपको चीज़ें समझ आएंगी। आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है, ये बात यहाँ से सही है। 36 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं। कर आधार के विस्तार द्वारा कर राजस्व वृद्धि करना, जो आवश्यक इतर राजस्व में कमी करना और मांग प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी भुगतान में वृद्धि करना, इनमें से कितने राजस्व घाटे को कम करने में सहायक होंगे। आंसर हो जाएगा 36 का सिर्फ 2 बातें यहाँ से इसकी राजस्व घाटे को जो कम करने को लेकर सहायक हो सकते हैं, है ना। कौन कौन सा, देखो इसमें हो जाएगा राजस्व आय घाटे आय को कम करने में सहायक। राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व की प्राप्तियां, ठीक है। जब इस प्रकार का घाटा होता है तो सरकार ऐसे सुधारात्मक उपाय अपनाने चाहिए जो राजस्व बढ़ाने और व्यय को नियंत्रित करने में दोनों पर केंद्रित हों। जैसे कि यहाँ पर कर राजस्व में वृद्धि, ठीक है, कर राजस्व होगा उसमें क्या होगा, वृद्धि करेंगे, ठीक है, ये बात सही है पहली वाली। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी भुगतान में वृद्धि करना, ठीक है, जो सब्सिडी होगी इसमें वृद्धि करना, तो ये बात इसकी आवश्यक। राजस्व व्यय में कमी करना, ठीक है, राजस्व जो व्यय होगा उसमें कमी करना, ये तो ठीक है, राजस्व में कमी करना, लेकिन यहाँ पर जो सब्सिडी भुगतान में वृद्धि करना नहीं होगा, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। ओनली 1 2 यहाँ पर बात इसकी सही है, 2 बातें सही है 36 की। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, वक्र और विवरण। इसमें बोला है लॉफर वक्र, ये क्या है, देखो जो लॉफर वक्र है ये हो जाएगा बोला बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच जो विपरीत संबंध है इसको दर्शाता है, जबकि गलत है, क्योंकि लॉफर वक्र जो कर की दर है उस और सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है, तो गलत हो गया। कुजिनेट्स वक्र होता है, ये क्या होगा, कुजिनेट्स वक्र होता है ये जो दर्शाता है कि साइमन कुजिनेट्स ने आर्थिक विकास को आय हेतु यहाँ पर विवरण को अध्ययन करने के लिए पर प्रस्तावित किया था कि औद्योगिकरण के प्रारंभिक चरण में असमानता बढ़ती है और बाद में घटती है, इस बात को बताया था, तो ये बात सही हो जाएगी। सेकंड बात सही होगी। तीसरी बात फिलिप्स वक्र क्या है, ये कर दरों और कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है, ये भी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच यहाँ पर एक स्थिर विपरीत संबंध को दर्शाता है, जिससे यहाँ पर एक संकेत मिलता है कि आर्थिक विकास से मुद्रास्फीति बढ़ती है जो बेरोजगारी में कमी लाने में सहायक होती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 2 करेक्ट है, एक बात यहाँ से इसकी सही है, ए नंबर 37 का। 38 है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ब्याज व्याप्ति अनुपात से यह मापन किया जाता है कि यहाँ पर कोई कंपनी अपनी परिचालन आय का उपभोग करके अपने ब्याज दायित्वों को कितनी सरलता से पूरा कर सकती है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो 38 है इसका करेक्ट है। सेकेंड, उच्च ब्याज यहाँ पर जो व्याप्ति होती है उसके अनुपात में यह दर्शाता है कि यहाँ पर कोई कंपनी अपने लाभ सर्जन के लिए ऋण अत्यधिक उस पर निर्भर होगी। सेकेंड बात क्या है, 38 की जो सेकेंड बात है ये गलत हो जाएगी इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्थिर और विश्वसनीय राजस्व वाली कंपनी जो होती है उसके लिए सामान्यतः 2 या उससे अधिक का ब्याज व्याप्ति अनुपात संतोषजनक बनाता है, जबकि 3 से अधिक का मान सुदृढ़ और वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, तो एक बात यहाँ से सही है। 39 नंबर है, जीरो कूपन बॉन्ड के संबंध में विचार करना है। इन्हें इनके अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गत किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनके निवेशक को परिपक्वता भुगतान बजाय आवधिक जो ब्याज भुगतान है उसके माध्यम से लाभ प्राप्त होता है। 39 का पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो 0 या 0 कूपन बॉन्ड है ये सावधिक ब्याज नहीं मिलता है इस पर, ठीक है। इसके बजाय इनका विक्रय अंकित मूल्य से बहुत कम कीमत पर किया जाता है, जो कि यहाँ पर बॉन्ड की जो परिपक्व होती है उसके होने को निवेशक को मिलने वाली राशि होती है, पहली बात गलत है। सेकेंड, 0 कूपन बॉन्ड परिपक्वता अवधि समानता अधिक होती है, सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इन बॉन्ड में परिपक्वता अवधि जो क्या होती है समानता दीर्घ होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है और समय के साथ महत्वपूर्ण वृद्धि भी इनकी हो सकती है, तो ये बात करेक्ट है। ओनली 2
B39 का आंसर है। 40 ग्रामीण क्षेत्रीय जहाँ पर बैंक होते हैं आरआरबी, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में विचार करना है। भारत में आरआरबी का गठन वर्ष 1975 में नरसिम्हन जो कार समिति है, ये समूह है, उसके यहाँ पर सिफारिश के आधार पर किया गया था। पहली बात 40 का ऐसे स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, आरआरबी के स्वामित्व संरचना केंद्र सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार के बीच यहाँ पर क्रमशः 50, 35 और 15 के अनुपात में होती है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, आरआरबी की 90% से अधिक शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, ये भी बात करेक्ट है। आंसर सही पूछा है तो डी। 41 है सरकारी प्रतिभूति जीसीएस के बारे में विचार करना। जीसीएस एक यहाँ पर ऋण साधन है जिससे यहाँ पर सरकार लोगों से धन उधार लेने के लिए जारी करती है। पहली बात 41 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। जीसीएस केवल दीर्घकालिक साधन होते हैं, ये बात गलत हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर जो जीसीएस होते हैं ये 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता अवधि के लिए वाली दीर्घकालिक प्रतिभूति को सरकारी बॉन्ड या दीर्घांकित प्रतिभूति को कहा जाता है, दीर्घकालिक। ठीक है, तो सिर्फ दीर्घकालिक नहीं होगा, यह क्या होगा यहाँ पर 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाली। ठीक है, यह दीर्घकालिक। तो याद रखने बात आंसर ओनली 1 करेक्ट है, ये बात यहाँ से 41 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बॉन्ड यील्ड से तात्पर्य बॉन्ड में निवेश की गई जो पूंजी है उस पर अर्जित प्रतिफल से होता है और इसका उपयोग प्रायः सरकार की उधार लेने की जो लागत है उसके संकेतक के रूप में कर सकते हैं। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ठीक है, सही बात है। बॉन्ड यील्ड वह प्रतिशत मतलब वह प्रतिफल होता है जो निवेशक बॉन्ड के निवेश किए गए धन पर अर्जित करता है। पहली बात सही। सेकंड, बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि से बॉन्ड यील्ड में वृद्धि हो जाती है। सेकंड बात गलत, क्योंकि बॉन्ड यील्ड की जो बॉन्ड कीमतों के बीच विपरीत संबंध होता है। ये कीमतों में वृद्धि से यील्ड कम होती है, अगर वो कम होगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है, तो बात गलत हो जाएगा। तीसरा, आरबीआई द्वारा संचालित ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाजार में सरकारी प्रतिभूति को आपूर्ति बदलकर बॉन्ड यील्ड प्रभावित कर सकते हैं। तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 करेक्ट है, तो 42 का बी। 43 है पार्टिसिपेटरी नोट्स पी नोट्स के बारे में विचार करना है। पी नोट्स प्रत्यक्ष रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा उन विदेशी निवेशक को जारी करने के लिए किए जाते हैं जो भारत में पंजीकरण कराना नहीं चाहते। पहली बात 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि पी नोट्स पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो होता है उसके द्वारा विदेशी निवेशकों द्वारा जारी किए गए जो ऑफशोर डेरिवेटिव होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो भारत में सीधे पंजीकरण किए बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। सेकेंड बात है पी नोट्स का मूल भारतीय प्रतिभूति जैसे कि इक्विटी पर आधारित होता है जो इनकी अंतर्निहित संरचनाओं या परिसंपत्ति पर आधार होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है। 43 का आंसर बी यहाँ से सही बात है। 44 है निम्नलिखित पर विचार करना है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा समझौता जिससे यहाँ पर खरीदार या विक्रेता को भविष्य में किसी भी तिथि पर पूर्व निर्धारित कीमत पर किसी जो परिसंपत्ति होती है उसमें एक निर्दिष्ट मात्रा खरीदनी या बेचनी होती है। पहली बात क्या होगी, 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदार को एक निश्चित भविष्य की तिथि या उससे पहले एक पूर्व निर्धारित कीमत पर संपत्ति खरीदने बेचने का अधिकार मिलता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों सही है, सी। 45 है निम्नलिखित मदों पर विचार करना है। विदेशी जो मुद्रा अस्थियां वो स्वर्ण विशेष आरण अधिकार इसको बोलते हैं LTR। ठीक है, IMF में रिजर्व ट्रेंच स्थिति, इनमें से बोला कितने मदे जो हैं ये किसी जो भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हो सकती हैं। आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर, ये सभी होती हैं जो भारतीय मुद्रा भंडार में शामिल होंगी, चारों। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 45 हो गया। 46 निवेश के संबंध में विचार करना है। सोशल चेंजर फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और एंजल फंड। अभी यहाँ पे हाल ही में न्यूज़ में था कि यहाँ पर जो भारत का विदेशी जो मुद्रा भंडार है 686.2 अरब डॉलर हो गया है ना। अभी लेटेस्ट न्यूज़ थी यहाँ पर दिसंबर की। तो यहाँ पर देखो 4 पॉइंट बोल रहा है इसमें, सोशल वेंचर फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और यहाँ पर एंजल फंड। इनमें से कितने यहाँ पर सेबी द्वारा विनिमय
के अंतर्गत वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में वर्गीकृत करते हैं? आंसर हो जाएगा 46 का इन सभी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। चना, राजमा, उड़द, लोबिया, मसूर, इनमें से कितने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत शामिल होते हैं? आंसर हो जाएगा 47 का। कौन होता है एमएसपी? सरकार जो एमएसपी जारी हुई फसल होती है, इनमें से एक तो धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ठीक है, और रागी, जौ, राइट, चना इसमें दे रखा है, ठीक है, और उड़द दे रखा है, और मसूर दे रखा है। तो यहाँ पर 1, 3, 5 यहाँ से करेक्ट होगी। 3 बातें, बाकी आप जो मैंने बताई लिख सकते हो अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी और इसमें ऐड भी कर सकते हो कुछ और भी, जैसे कि यहाँ पर कपास, खोपरा है ना, कच्चा जूट, जो इसमें से थी इसमें से लेकर मैंने आपको छांट के बताई है। क्वेश्चन 48 है। 48 बोला मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड है योजना के बारे में विचार करना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो कार्ड मृदा की गुणवत्ता में संबंधित 12 मापदंडों पर जानकारी मिलती है। पहली बात, 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, इस योजना के अंतर्गत मृदा नमूनों का संग्रह प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। सेकेंड बात, 48 का दूसरी बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो समानता मृदा नमूनों वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ की फसलों की कटाई के बाद यहाँ पर जब खेत में कोई यहाँ पर फसल खड़ी ना हो एकत्र किया जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार, जो बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 49 है, अंत्योदय अन्न योजना के बारे में विचार करना है। इसी दिसंबर 2000 में सबसे गरीब 1 करोड़ परिवारों की जो रियायती दर है उसके अनाज उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई थी। पहली बात, 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, बाद में इस योजना का विस्तार करके इसमें औपचारिक निवेश और श्रमिकों को सहित यहाँ पर 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 49 के दोनों बातें इसकी सही है। आरंभ में प्रत्येक परिवार को प्रति माह 25 किलोग्राम अनाज प्राप्त होता था, जिसे बाद में अप्रैल 2002 से बढ़ाकर ये 35 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया था। ठीक है, पहला विस्तार 2003 से 4 के बीच किया गया था, दूसरा विस्तार किया गया था 4 से 5 में, राइट, और तीसरा विस्तार किया गया था 5 से 6 में। ठीक है, तो दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें बोला है जीडीपी अवस्फीति कारक के संबंध में विचार करना है। इसे थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI दोनों की तुलना में मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक माप माना जाता है। पहली बात, 50 की पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, सही है। सेकेंड, इसे प्रत्येक WPI और CPI के साथ प्रकाशित किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये गलत हो जाएगी सेकेंड बात, क्योंकि यहाँ पर जो CPI और WPI के विपरीत जिन्हें मासिक के रूप में प्रकाशित किया जाता है और जीडीपी अवस्फीति केवल त्रैमासिक आधार पर ही अनुमानों को साथ उपलब्ध व्यय कराई जाती है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सेकेंड बात गलत हो जाएगी। 51 है। 51 में बोला है उद्योगों के यहाँ पर वार्षिक सर्वेक्षण के संबंध में विचार करना है। सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 के तहत आयोजित ASI भारत में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत होता है। पहली बात, 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये सर्वेक्षण वर्ष 1960 से प्रत्येक वर्ष किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 51 का आंसर दोनों करेक्ट होना चाहिए, दोनों बातें इसकी सही है। ठीक है, 52 देख लेते हैं क्या इसमें बोला है भारत में गरीबी आकलन के संबंध में विचार करना है। लकड़वाला समिति ने सिफारिश की थी यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा अद्यतन करने हेतु औद्योगिक श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। पहली बात 52 का यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड, वाई के अलग समिति ने अंतर्राज्यीय मूल्य भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात गलत है, तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 52 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किए। ठीक है, अब बचे क्वेश्चन यहाँ पर 53 से 100 क्वेश्चन, राइट, वो मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन को कम से कम एक बार नहीं कि आपने करने बैठे तो पूरा 100-150 क्वेश्चन आप कर डालो, नहीं, आप देखो माइंड को ना रिलैक्स दे के करोगे तो और चीज़ें आपको समझ आएंगी। ये चीज़ आपको एक बात बहुत अच्छी समझनी, कम से कम देखो अगर आप भले ही 100 क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, 100 क्वेश्चन एक पेपर के मत सॉल्व करो। ठीक है, आपको अगर देखो क्वेश्चन हमेशा मतलब जैसे कि आपने टेस्ट पेपर सॉल्व किया, अगर आपको टेस्ट पेपर माइंड में सेट करना है या फिर चीज़ आप बात तक याद रहे तो वो चीज़ ना
कम से कम 1 घंटे या 50 मिनट तक वो चीज़ कर लो। उसके बाद सेम चीज़ मत करो वो, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं टेस्ट नंबर आपको ये 7वां कराया, ठीक है, आपको 50 क्वेश्चन 52 क्वेश्चन करा दिया, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, वो दूसरा सब्जेक्ट का कुछ चीज़ आपको सॉल्व कर लेनी है, राइट। इस वजह से मैं क्या करता हूँ, इसको अगले दिन देता हूँ कि आपको जो चीज़ पढ़ा था वो दोबारा से रिकॉल हो चीज़ें आगे। एक ही सब्जेक्ट अगर पूरे अभी पढ़ोगे फिर आप शाम को फिर से लेकर जाओगे तो आपको थोड़ा बोर टाइप में फील होगा कि जो चीज़ें थी सब मिक्स होती चली जा रही हैं। तो एक थोड़ा सा रिलैक्स दो एक सब्जेक्ट के लिए। बाकी ये नहीं कह रहा हूँ कि अब साथ अब ये पढ़ने के बाद आप छोड़ दो, आप अपना दूसरा टेस्ट है वो कर सकते हो सॉल्व, या इसी टॉपिक को लेकर के जो आपने पढ़ा है वो टॉपिक आप सर्च करके अपने पढ़ सकते हो, और भी है जो आपके पास नोट्स हैं PDF हैं उनसे अपना टॉपिक को कवर कर सकते हो। इसी 52 यहाँ पर जो क्वेश्चन कराएं इसके अंतर्गत जो टॉपिक आए उनको लेकर के, ठीक है। ये होता है स्मार्ट स्टडी करने का तरीका, राइट, कि कैसे कैसे आपको करना है। यानी कि आपने पेपर उठाया और 100 क्वेश्चन तक करे जा रहे हैं, पूरा 2 से 3 घंटे बैठे हैं और यहाँ से बाद में क्या मिला के इनपुट दिया बहुत सारा, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो कम से कम टाइम में चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है, इसलिए मैं पार्ट 1 पार्ट 2 दूसरे दिन कराता हूँ। मैं चाहूँ तो आपको इवनिंग में करा सकता हूँ पार्ट, लेकिन उतना ठीक आपको नहीं लगेगा कि जितना एक बार कर देखोगे तो समझ आएगा आपको ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉपिक जो करा रहा हूँ क्वेश्चन उसके टॉपिक आप पढ़ो जाके डीप में जाके, तो और अच्छा फील होगा आपको, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मैं आपको कल कराऊंगा 53 से। एंड करते हैं से इसको। और अभी जो विजन एस का मैं लेके आने वाला हूँ टेस्ट नंबर 17 जो छूटा था वो भी आपको कराऊंगा, तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।